निश्वास, हाँ, एक बड़ी सांस लेते हैं, मुंह में आया पानी का घूंट क्या करते हैं, गले से उतारते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फाक को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाना, वासना से रसा स्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। ऐसे ही उन्होंने हर टुकड़े के साथ किया, खीरे के हर टुकड़े के साथ उन्होंने यही किया। मुंह के पास ले आते, उसको सूंघते और उसके बाद खिड़की से बाहर फेंकते जाते। ऐसा करके क्या दिखाना चाहते थे वे? एनीवन ऑफ यू गिव आंसर। उनके द्वारा की गई क्या साबित करना चाहते थे वो? टीचर वो ये साबित करना चाहते कि वो बहुत बड़े नवाब हैं। हाँ, इतनी ही नवाबी दिखानी है तो अपना धन दौलत बेच दे, धन दौलत गरीबों को दान कर दे। इतने ही बड़े नवाब है, इतनी ही उनको नवाबी दिखानी है तो अपना जो जागीर है उसको किसी जरूरतमंद को दे दे, तब तो उनको बड़े दिल वाला कहा जाएगा। ये तुच्छ सी हरकत करके बस वो यही दिखा रहे हैं कि उनकी जो जागीर थी, उनका जो रुतबा था वो तो चला गया, किंतु ये एक ऐसे परजीवी हैं जो अतीत में जीने के आदी हैं। वर्तमान से उनको कुछ लेना देना नहीं है, वे अतीत में जीने के बच्चों आदी हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देख लेते हैं हम। इसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से प्रश्न आता है बेटा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपसे पूछा, तो आप लोग आंसर दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछते हैं और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लेते हैं। मानो कह रहे हो, लेखक ने अंदाजा लगाया कि मानो वो उससे मतलब भाव भंगिमा से लेखक यह अनुमान लगाता है कि मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा इस पे, तो मानो उनके द्वारा की गई ये क्रिया दिखा रही थी, दर्शा रही थी कि वे अपनी रईसी दिखाने, तो खीरे जैसे तुच्छ पदार्थ पे ही अपनी रईसी क्यों दिखा रहे हैं? यदि आपको रईसी दिखानी ही है तो कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा किसी जरूरतमंद को कुछ ऐसी चीज दान में दीजिए जिससे उसका भला हो जाए, तब आपकी रईसी मानी जाएगी, आपकी खानदानी, आपका जो रुतबा है, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो माना जाएगा। खैर, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, मानो बहुत थक गए हों। पहले तो खाने की तैयारी की है और किस तरह से उन्होंने उसको इस्तेमाल किया ये भी देखा सबने, और वे क्या किए, थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। यानी लेखक भी उनकी हरकतों को देख करके क्या हो गया था, थोड़ा परेशान सा हो गया था। और तहजीब मतलब शिष्टता होता है बच्चों, नफासत मतलब ये बड़ी स्वच्छता से कर रहे थे, और अपने आप को नजाकत मतलब बहुत कोमलता से दिखा रहे थे सारा चीज। तो आगे कह रहे हैं लेखक कि हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सूक्ष्म, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व न हो, यानी कि जो अमूर्त हो, जो दिखाई नहीं देता हो। तो लेखक ने कहा कि ये उनकी बेवकूफी भरी जो हरकत थी उससे मुझे यह अंदाजा लगा कि ये खीरे को तो इन्होंने खाया नहीं, सिर्फ उसकी सुगंध ली और सुगंध लेने मात्र से वे उसकी स्वाद की कल्पना अपने मुंह के अंदर करने लगे और संतुष्ट भी हो गए। तो इनका यह जो अमूर्त तरीका था किसी चीज को, एब्स्ट्रैक्ट मतलब बहुत ऐसी भौतिक वस्तु जिसका जिसका कोई चिन्ह ना हो, तो नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक ने एक प्रश्न किया है कि हम क्या कोई चीज, हमें बहुत तेज की भूख लगी है और खाना सामने रखा है हमारे, हम खाने की तैयारी में हैं, और ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हम खाने को सूंघे और हमारा पेट भर जाए? तब तो पता चलता है कि दुनिया में कोई व्यक्ति कभी गरीब होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं होती खाने की, सिर्फ खाना सामने रखो, सूंघो, काम हो गया। तो लेखक ने मानो ये व्यंग किया है, यह प्रश्न पूछा है कि क्या इस तरीके से उदर मतलब पेट होता है, पेट की तृप्ति हो सकती है?
और भी देखो क्या हरकत करते हैं नवाब साहब। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का भी शब्द सुनाई देता है। और नवाब साहब अपनी हरकतों से ही अपने व्यक्तित्व का पता बता देते हैं कि वे किस तरह के व्यक्ति हैं। और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कर कह दिया, खीरा लजीज होता है, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन क्या होता है शकील, थोड़ा सा वो आसानी से पचता नहीं है। नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। क्या करता है? पेट पर बोझ डाल देता है, अर्थात पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है। ज्ञान के चक्षु खुल गए, यानी ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। यानी कि ये एक ऐसे लेखक हैं जो, जैसे इन्होंने बिना खाए भोजन का स्वाद भी ले लिया और डकार भी ले ली, संतुष्ट भी हो गए। तो ये एक ऐसे कहानीकार हैं जो बिना किसी घटना के, बिना किसी कहानी के कथा को लिख सकते हैं, बिना किसी पात्र के कथा को लिख सकते हैं। आगे लेखक ने पुनः व्यंग किया है कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। हालांकि लेखक ने ये जो क्यों नहीं बन सकती, इसको हाँ में नहीं कहा है। उन्होंने एक तरह से व्यंग किया है उस नवाब साहब पे। उन्होंने एक तरह से व्यंग किया है कि जब ये महाशय ऐसे पेट भर सकते हैं, तो हम लेखक भी कुछ भी लिख करके किसी भी तरीके से अपनी कलम को चला करके किसी एक घटना को जन्म दे सकते हैं। हालांकि इससे उनका साबिका नहीं है, वो मानते नहीं इस बात को, लेकिन नवाब साहब की हरकतों को देख करके उन्होंने एक तरह से इस तरह के व्यक्तियों पर, समाज के इस तरह के व्यक्तियों पर व्यंग किया है उन्होंने। किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा इस चैप्टर में? मैं पूछ रही हूँ, आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर फटाफट दीजिए। चलिए बताइए, जिससे क्वेश्चन पूछूंगी वही आंसर देगा, ठीक है। सबसे पहला नंबर है आदित्य का। चलिए, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? जल्दी बताइए फटाफट। लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट क्यों खरीदा? बोलो बेटा। नीतीश नहीं, सभी को मौका मिलना चाहिए बेटा। जल्दी करो। आदित्य, आदित्य मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आंसर दीजिए फटाफट। चलो ठीक है, तुम्हारे 2 नंबर कट गए अब ऐसे ही। अनुपम आस्था, चलो बताओ, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? आस्था, बोलो बेटा। आस्था, जितने लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं सबका माइनस मार्किंग होगा, भले ही तुम लोग क्वेश्चन सही लिखो। सभी का माइनस मार्किंग करूंगी मैं एग्जाम में, घबराओ नहीं तुम लोग। वेरी गुड आरती, क्योंकि सेकंड क्लास में जाने के लिए पैसे अधिक लगते हैं। उन्हें ज्यादा दूर जाना नहीं था और उन्हें एकांत में कहानी के बारे में सोचना था, और वो बाहर का दृश्य खिड़की से देखना चाहते थे। इसलिए हाँ ठीक है, वो नया कुछ सोचना चाहते थे कि अगर एकांत, क्योंकि लोकल डिब्बे में तो भीड़ काफी रहती है पैसेंजर्स की, तो उन्होंने सोचा कि मैं एकांत में रहूंगा तो अपने लिए विषय भी ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है मुझे आसपास कुछ ऐसा कहानी का कुछ टॉपिक मिल जाए। ठीक है, और साथ ही साथ वो चिंतन मनन करना चाहते थे और प्राकृतिक दृश्य को निहारना चाहते थे। इसलिए उन्होंने किफायत की दृष्टि से नहीं, बल्कि अपनी कहानी के लिए उन्होंने ये सोचा कि मुझे सेकंड क्लास का टिकट खरीदना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक ने जिस अनुमान के साथ सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था वह गलत कैसे निकल गया? उन्होंने तो अनुमान लगाया था अकेले में रहूंगा। आदित्य, अभी कोई आंसर दे रहे हो? चलो आंसर इसका मुझे मिल गया। नेक्स्ट बताइए, लेखक ने जिस अनुमान के साथ सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था वो किस प्रकार से गलत निकल गया? लेखक ने अनुमान यही लगाया था कि अकेले बैठूंगा तो कहानी के बारे में सोचूंगा, चिंतन मनन करूंगा, विचार विमर्श करूंगा, लेकिन यह उनका अनुमान गलत निकला। कैसे निकला? अर्चना, अर्चना आंसर दो बेटा। चाहो तो मैसेज करके दे सकती हो आंसर, जैसे बाकी बच्चे दे रहे हैं। आप चाहो तो मैसेज करके भी बेटा आंसर दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका अनुमान कैसे गलत निकल गया? अच्छा, नीतू ने दिया है, जसमीत का पहले देख लेती हूँ। लखनऊ के नवाब वहां पर पहले से बैठे हुए थे, गुड। और इन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने सोचा कि वो डिब्बा खाली होगा किंतु वहां पे पहले से ही, हाँ वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो लोग भी रिप्लाई करने वाले बच्चे नहीं है उनका नाम मैं नोट करती जा रही हूँ, ठीक है? आप लोगों को भुगतना पड़ेगा फिर जब आप लोगों को जो इंटरनल मार्क्स 2020 मिलते हैं ना, जब वो मार्क्स देने की बारी आएगी तो मैं भी याद रखूंगी कौन मुझे परेशान करता था, रिप्लाई नहीं करता था। तो उसी के फिर बाद में मुझसे मत कहना कि टीचर नंबर क्यों नहीं दी। अभी को याद आ रहा है जब सब बाकी बच्चे, जब टीचर 10 बार बोल ले रही है, इतना आप लोगों से इतना बोला जा रहा है आंसर दीजिए, तब तो एकदम शांति से बैठे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिब्बे में बैठे सज्जन ने लेखक के आने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आरती, डिब्बे में बैठे सज्जन ने लेखक के आने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? मैसेज कर सकती हो बेटा, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? क्या हुआ आरती? गिव आंसर। आस्था, भूमि, आप तीनों लोग में से कोई एक लोग आंसर दीजिए। आरती, आस्था, भूमि। डिब्बे में बैठे सज्जन ने लेखक के आने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को ना? हाँ बेटा, वॉइस क्लियर है ना? टीचर वॉइस क्लियर है। गिव आंसर देन। डिब्बे में बैठे सज्जन ने लेखक के आने पर क्या प्रतिक्रिया? नवाब साहब ही बैठे थे, तो जब वो जाता है, प्रवेश करता है लेखक, तो वो क्या दिखाते हैं, क्या किस तरह की भाव भंगिमा दिखाते हैं? यही ना क्वेश्चन आपके बुक में भी सीधे सीधे लिखा हुआ है। टीचर वो दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा रईस हूँ, बहुत बड़ा नवाब हूँ, मैं कुछ फालतू लोगों से बात नहीं करता। हाँ, उसको ऐसे ही थोड़ी ना लिखना है बेटा, बुक के। हाँ, वो दिखाना ये चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा नवाब हूँ और मैं कुछ भी वो ये प्रतिक्रिया व्यक्त करते। यहाँ पे प्रतिक्रिया की बात की जा रही है ना बेटा, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको, यहाँ पे मतलब वो क्या फीडबैक देते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप लोग जैसे शांत होके आंसर नहीं देना चाहते हो, तो ये आपका रिस्पॉन्ड करो। प्रतिक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है? तो ये है कि वो भी क्या दिखाते हैं, उनके चेहरे पर भी क्या दिखाई देने लगता है? असंतोष और परेशानी दिखाई देने लगती है। क्यों दिखाई देने लगती है? कि वे खुद भी अकेले बैठ करके क्या करना चाहते थे? खीरे का आनंद, खीरे जैसी
अपदार्थ वस्तु का, हाँ, अपदार्थ वस्तु का वो सेवन करना चाहते थे, इसलिए उनकी भी आंखों में असंतोष और वेदना दिखाई देने लगा। ठीक है, ये आंसर होगा। धन दौलत, वो बोल थोड़ी ना रहते कि मेरे पास धन दौलत है, उन्होंने अपनी भाव भंगिमा से ये दर्शाया। अगला प्रश्न देखो, लेखक नवाब साहब के बारे में क्या क्या कल्पनाएं करने लगा? क्या क्या कल्पना करने लगा? 2-3 पॉइंट में इसका आंसर देना है। कुछ अनुमान लगाए थे लेखक ने उनके बारे में? क्या क्या अनुमान लगाए थे? पहला लगाया था अनुमान की उनको, उसके आ जाने से, यानी लेखक के आ जाने से नवाब साहब को असुविधा हो रही होगी। नवाब साहब ने किफायत के विचार से शायद सेकंड क्लास का डिब्बा खरीदा होगा, किंतु अब मुझे सामने देख करके असुविधा महसूस कर रहे हैं। वे नहीं चाहते होंगे कि उन्हें कोई सेकंड क्लास में यात्रा करते देखे, और नवाब होकर वे एक साधारण इंसान के सामने खीरा भला कैसे खाएं। हाँ ठीक है, शॉर्ट में आंसर देना नहीं है, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है बेटा। चलिए आगे देख लीजिए। नवाब साहब ने, चलो ये सब क्वेश्चन फालतू है, अब हम लोग देख लेते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अच्छा सभी लोग टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर कर लिए हो ना, जितना चैप्टर पढ़ाया गया या एग्जाम में आने वाला है? क्लास जितने चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं सबका क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया है ना? व्याकरण और, हाँ ठीक है, गुड। बाकी लोग? नीतीश, आदित्य, अर्चना, आस्था, भूमि, दिव्यांशु, गौरव, गौरी, ईशान, जसमीन, भूमि ने भी कर लिया है, गुड। पहला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सव नहीं है, उत्सुक नहीं है, उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। आंसर मैं बता दे रही हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। लेखक को, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख लीजिएगा सभी लोग। इनफैक्ट मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दे रही हूँ बेटा। लेखक को सेकंड क्लास के डब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव आ गया, उन्हें एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा और वे अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकने लगे। लेखक से बातचीत करने के लिए उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। ठीक है, और लेखक को न देखने का मतलब उनकी उपेक्षा करने का नाटकीय प्रदर्शन करते रहे। तो जब लेखक ने नवाब साहब के इन हाव भाव को देखा, क्या क्या देखा? सबसे पहले तो जैसे ही वो डिब्बे में घुसा, दोनों की आंखें मिली, तो लेखक ने उनके चेहरे पर असंतोष, मतलब सेटिस्फैक्ट्री, उनके चेहरे पर जो भाव थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, असंतोष का भाव था, दुख होने लगा था उन्हें, कोई और आ गया तो। पहला ये है। फिर उसने अनुमान लगाया कि एकांतवास में ये बाधा महसूस कर रहे हैं। फिर लेखक की उपेक्षा करके खिड़की से बाहर देखने लगे, लेखक को न देखने का नाटक करने लगे, कोई उत्साह नहीं दिखाते हैं बातचीत करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे हाव भाव थे जिसके आधार पे लेखक को ये अनुमान हुआ कि वे उससे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा सब लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, एक ही तुमने बताया ना आस्था, पूरा लिखना है। चलिए आगे देखिए। नवाब साहब ने, अगला क्वेश्चन है बेटा ये, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है, ये उनकी गतिविधि बताई गई है पहली लाइन में। क्या किया उन्होंने? बड़े ही यत्न से, प्रयत्न से, जत्न से खीरा काटते हैं, तैयारी करते हैं, नमक मिर्च बुरकते हैं उस पे और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन जो पूछी हूँ वो भी बोर्ड की एग्जाम की बात कर रही हूँ, और दूसरा वाला भी बहुत कई साल आए हैं, मतलब बहुत सारे साल, ईयर्स में ये क्वेश्चन ये वाला आया है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है?
अब भाई कोई साधारण व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, जब इतनी तैयारी किए हैं, ठीक है, इतनी पनियाती फाकों को देख करके ये दूसरा कोई व्यक्ति होता तो लगता है कब ये उधर में चला जाए, अर्थात पेट में चला जाए और इसका स्वाद मुंह को लग जाए। ठीक है, सामान्य परिस्थिति वाला जो व्यक्ति होगा वो तो यही सोचेगा। लेकिन इन साहब ने क्या किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, पूरी तैयारी करने के बाद उसे उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। ध्यान से इसका आंसर सुन लीजिए सभी लोग और लिखिएगा उसके अकॉर्डिंग। चलिए देख लीजिए, नवाब साहब को अपनी शानो शौकत दिखाने की आदत थी। परजीवी इंसान थे, नवाबी चली गई थी, जागीर चली गई थी, किंतु बनावटी जीवन शैली जीने का जो आदत थी वो बनी हुई थी। वे अपनी शान शौकत दिखाने की के आदी थे। वे अपनी हरकत से ठाट बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे। ठीक है, लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार क्या किया उन्होंने, खीरों को छीला, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और बाहर फेंक देते हैं। ये आपके प्रश्न में ही था इतने तक का वर्णन। अब इसके आगे इसका आंसर है। इसका आंसर ये है बेटा कि वो ऐसा करके ये दिखाना चाहते हैं कि उनके द्वारा खीरा सूंघना ही पर्याप्त है। खीरा खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की बात है। इस प्रकार यह सब उन्होंने क्या किया, अपनी नवाबी और अपनी दिखावे का जो उनका स्वभाव था, वह स्वभाव दिखाने के लिए, अपनी रईसी दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरह का व्यवहार किया। हाँ वेरी गुड आस्था, सही है, दूसरा वाला टॉपिक पॉइंट सही है। बस क्या करना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आंसर लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा बच्चों। ठीक है, आप इस निबंध को कोई और नाम देना चाहते हैं? कोई और नाम, शीर्षक, जैसे लखनवी नवाब है, नवाब की रईसी हो सकता है, हवाई भोज भी रख सकते हैं कि सिर्फ हवा में ही भोजन करते हैं, पेट नहीं भरते, हवा में भोजन करके उनकी उदर की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह के का नाम हम इस निबंध को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, नवाब साहब द्वारा, ये आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर कॉपी में, ध्यान रखिएगा सभी लोग। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी, और मुझे ग्रुप में अपना पर्सनल मैसेज करके आप लोग, मुझे जो लोग मुझसे अटैच्ड हैं वो अपनी कॉपी का फोटो लेकर के भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं कि उन्होंने कर लिया है। ठीक है, जो लोग मुझसे पर्सनली अटैच्ड हैं। ठीक है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, शब्द चित्र लेखक ने प्रस्तुत किया है। इस पूरी ये क्वेश्चन छोड़ देना बच्चों, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मत करिएगा सभी लोग, कट कर दीजिए इसको। बस ये 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे, इसको कर लीजिएगा सभी लोग। बस ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अब जैसे नवाब साहब खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, नमक मिर्च बुरकते हैं, साफ तौलियों को झाड़कर बिछाकर उस पर रखते हैं करीने से, तो ये सब क्या है, हम लोग भी जब कोई करेंगे तो पूरी तैयारी करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों आते नहीं है, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 6वां क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, ये आता है, 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये शायद आता है एग्जाम में कभी कभी। प्रश्न है, खीरे के संबंध में, 5वां क्वेश्चन मत करिएगा कोई लोग, 6वां क्वेश्चन देखिए, ये आता है कभी कभी एग्जाम में। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। ठीक है, सनकी लोगों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उनकी कुछ सनक होती है, किसी को तकिया कलाम की सनक होती है। गौरी, ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नील, बनावटी नवाब, हाँ ठीक है, ओके रजत, सुलभ, यस टीचर, क्या यस टीचर, कॉपी कंप्लीट है ना?
चलिए देख लीजिए अब छठवां वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों, सनक किसको कहते हैं? सनक कुछ लोगों को कोई कार्य करने की आदत होती है, ठीक है। जैसे किसी को सफाई की सनक होती है, सारा दिन वो सफाई ही करता रहता है। किसी को हाथ धोने की सनक होती है। किसी को अपना तकिया कलाम मतलब कोई एक वर्ड को बार बार रिपीट करने की आदत होती है। सनक के दो रूप होते हैं बच्चों, सकारात्मक और नकारात्मक। कुछ सनकी लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को परेशान करना, दूसरे को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना ही करने में उनको आनंद आता है। तो ऐसे सनकी लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होता है। और यहाँ नवाब साहब भी एक एक काम के सनकी। पीछे पड़े रहना, सनक का मतलब। हम्म हम्म किसी एक बात को बार बार करना या रिपीट करना, ठीक है। और नवाब साहब भी सनकी ही थे। इस कहानी में जिस नवाब साहब की चर्चा की गई थी वो सनकी है। सनकी उनको इसलिए कहा गया है कि बनावटी जीवन शैली अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। नवाबी चली गई है लेकिन अपनी नफासत, नजाकत और नवाबीपना दिखा रहे हैं, इसलिए उनको सनकी कहा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है बच्चों कि आपने नवाबों की और भी सनक के बारे में पढ़ा होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जो देखो मैंने कहा ना कि सनक के, अच्छा नीचे वाले क्वेश्चन में है ये, तो किसी एक के बारे में लिखना है तो लिख सकते हो। किसी एक सनक के बारे में क्या था? राजा, उसमें अकबर का सनक क्या थी? अकबर की, अकबर बीरबल बीरबल की कहानियां सुने होंगे ना आप लोग। बताइए अकबर की कोई सनक थी? जल्दी बताओ किसके प्रश्न पूछने की उनकी आदत थी। जब देखो तब एक नया नए प्रश्न के साथ बीरबल के सामने उपस्थित रहते थे। वो किसके पीछे? हाँ ठीक है, बीरबल के। तो एक नए प्रश्न के साथ वो क्या करते थे? बीरबल के सामने उपस्थित रहते थे और सिर्फ उपस्थित ही नहीं रहते थे, कभी कभी नाराज भी हो जाते थे। हालांकि अपनी हाजिर जवाबी से, अपनी चतुराई से कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि बीरबल उनके प्रश्नों का उत्तर न दे पाए हों, ठीक है। तो ये उनकी सनक कही जा सकती है। आप लोग इसका चर्चा लिख सकते हो, इसको इसको कॉपी में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ, सकारात्मक सनक ही होनी चाहिए। अगर आपको भी सनक है, पढ़ने की सनक पालिए, ठीक है। एक ही चीज के पीछे पढ़े, पढ़ाई के पीछे पढ़िए, बार बार रिपीट करिए पढ़ाई को, उससे आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये सकारात्मक सनक सवार हो जाना अर्थात किसी एक चीज के पीछे पड़ जाना या जुनूनी हो जाना, उसके लिए धुन का पक्का हो जाना। तो जो लोग जुनूनी होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, अगर वे अपने इस स्वभाव को सकारात्मक रूप में प्रयोग करते हैं तो वो एक अच्छे रास्ते पर चलते हैं। और उस रास्ते पर अपनी सनक के चलते वो उस रास्ते पर तब तक चलते हैं जब तक कि उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। एक उदाहरण हम एक आचार्य चाणक्य का उदाहरण दे सकते हैं कि सनकी महापुरुष थे। उन्हें सनक हो गई थी कि चाहे जैसे भी मुझे राजा नंद के वंश को क्या करना है? नष्ट कर देना, उसे भी नष्ट करना है, उसके खानदान को यानी समूल नष्ट कर देना है, क्योंकि राजा नंद ने उनका अपमान किया था। तो ठीक है, वो अच्छा राजा नहीं था, ठीक है। ऐशो आराम उसको पसंद था, तो ऐसे महापुरुष का उसने अपमान कर दिया था। तो ये क्या थी? आचार्य चाणक्य की जो सनक थी ये सकारात्मक थी। आप विद्यार्थियों के संदर्भ में ले सकते हो कि अगर विद्यार्थी पढ़ने के संदर्भ में कोई सनक पाले, जुनूनी हो जाए, धुन का पक्का हो जाए, उसे सिर्फ पढ़ने की सनक हो, तो वो अपने मनोवांछित लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ये था आपका बच्चों अगला चैप्टर, ठीक है। इसको सब लोग क्वेश्चन आंसर अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और अब नया चैप्टर मैं सोच रही हूँ कि एग्जाम के बाद ही स्टार्ट करूँ। अभी हम लोग पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। पत्र लेखन का फॉर्मेट आपको थोड़ा सा बताऊंगी, क्वेश्चन के किस पे आएगा उसका फॉर्मेट मैं एक बार फिर से आपको बतलाऊंगी। और व्याकरण का ढेर सारा रिवीजन हम लोग करेंगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य और पद परिचय का। पद परिचय के लिए व्याकरण के जितने भी तत्व हैं, 8 विकारी और अविकारी, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और हाँ निपात, इन सब चीजों को भेदों के साथ परिभाषा उसकी सबको याद रहेगा, तभी आप पद परिचय कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो प्लीज करिएगा इसको, ये मेरा रिक्वेस्ट समझो, ऑर्डर समझो। मैं तो हर तरीके से आप लोगों का अच्छा चाहती हूँ और चाहती हूँ सबसे पहले मेरे सब्जेक्ट में अच्छा परसेंट गेन करो, उसके बाद सारे सब्जेक्ट में करो।
ठीक है, तो फिर हम लोग अब अगले दिन से यानी कि सैटरडे से, कल भी मेरी क्लास है आपकी क्लास में, तो कल से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लिटरेचर का से शुरुआत करेंगे, उसके बाद व्याकरण पे आएंगे। लिटरेचर का पहला चैप्टर है सूरदास के पद। जो बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं वो कृपया इसका फायदा उठाएं। ठीक है स्टूडेंट, रिवाइज करूंगी फटाफट और उसके बाद क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं आस्था, होता है, चलिए सोच के ही बताना पड़ता है ना, इसलिए आप लोगों को लेट हो जाता है। बस तुम लोग इंटरेक्टिव रहा करो, ठीक है। ये नहीं कि एकदम शांत होकर के बैठ जाए, लगे ही ना कि तुम लोग क्लास में हो या नहीं हो, इसका भी आइडिया कभी कभी नहीं लग पाता है। तो जितनी ज्यादा इंटरेक्टिव होगे, जितना रिस्पॉन्स करोगे, उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, और मैं तो हर तरीके से तुम लोगों का सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ओके स्टूडेंट, जय हिंद ऑल ऑफ यू। लेफ्ट क्यों करते हो जब जाना ही रहता है तो।